नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी लोक सेवा आयोग चयन परीक्षा में चयनित नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। आपको बता दें कि लखनऊ के ऑडिटोरियम लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले गौतम बुद्ध नगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी जैसी बड़ी परियोजना भी जमीन पर लाकर शुरू कर देगी। सरकार का दावा है कि विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की ओर से भी प्रगति की समीक्षा के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया गया कि दिसंबर तक टेंडर हो जाएगा। 3 चरणों में प्रस्तावित परियोजना के लिए कंसल्टेंट नियुक्त है और डीपीआर भी पहले से ही स्वीकृत हो चुकी है। लोक भवन में आयोजित बैठक में समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि 1000 एकड़ में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। 90% से अधिक जमीन पर कब्जा मिल गया है और फिल्म सिटी की डीपीआर मंजूरी मिल चुकी है और कंसल्टेंट का चयन भी हो चुका है। कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की गोरखपुर के एक होटल में पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप 6 पुलिस वालों पर लगा। इस मामले में पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया गया। वहीं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनावों की तैयारियों को धार देने के लिए प्रियंका गांधी यूपी दौरे पर हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी अभी आवास पर तो कभी कार्यालय पर बैठक ताबड़तोड़ कर रही है। मंडल और जिलों के दावेदारों की लगातार स्क्रीनिंग भी की जा रही है। वहीं कार्यालय पर गहमा गहमी का माहौल भी बना हुआ है। सलमान खुर्शीद, राजीव शुक्ला, अजय राय जैसे कई वरिष्ठ नेता भी नजर आए। प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने आज विधानसभा में पहुंचकर कार्यभार संभाला। इस दौरान कार्यालय के कर्मचारियों ने बुके देकर कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद का जोरदार स्वागत किया और कार्यालय के सभी कर्मचारियों से बैठक कर दिशा निर्देश दिए। वहीं मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रदेश में युवाओं को नई तकनीकी से जोड़ेंगे और जिससे रोजगार के संसाधन भी बढ़ेंगे। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव की तैयारियों को जोर शोर से लगे हुए हैं। ओवैसी आज बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और ओवैसी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखने पहुंच गए, लेकिन कोरोना काल की नीतियों पर नहीं पहुंचे हैं, लाशों पर नहीं देख रहे हैं। कुत्ते नोच कर खा रहे थे, उस समय पीएम मोदी ने एक बार भी वहां जाकर नहीं देखा। इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह की मुलाकात पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें किसान नेता टिकैत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कुछ बातें कही। हालांकि राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि किसानों का कोई भी पॉलिटिकल नेता नहीं है और कैप्टन के बीजेपी में जाने पर किसानों को उससे कोई फायदा और कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। साथ ही सरकार को सर्दी में 3 कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे किसानों की बात मानने की बात भी राकेश टिकैत कहते हुए नजर आए। ताजमहल की सुरक्षा में बुधवार की रात को एक बार फिर सेंध लगी। मेहताब बाग के पास बने एडीए के ताज व्यू पॉइंट से ड्रोन उड़ाया गया। यह जगह ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में आती है। यहां ड्रोन प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी यहां ड्रोन उड़ाया गया, जिसकी खबर मिलते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिसके बाद ताज सुरक्षा फोर्स मौके पर पहुंची और ड्रोन उड़ा रहे हैदराबाद के 3 लोगों को हिरासत में लिया और देर रात तक तीनों से पूछताछ जारी रही। वहीं पर्यटकों का कहना है कि उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहां ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। बलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर खुलेआम सरकारी दवाओं की पैसे लेकर बिक्री का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा कि यह वीडियो बलिया के उसड़ा स्थित सराय भारती पीएचसी का है, जिसमें पीएचसी पर तैनात फार्मासिस्ट गंगा सागर यादव को खुलेआम पैसे लेकर सरकारी दवाओं की बिक्री करते हुए देखा जा रहा है। वही वीडियो वायरल होने पर पूरा मामला उजागर होने के बाद सीएमओ ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए और साथ ही सीएमओ का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर शहर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत का मामला अब गर्माता जा रहा। सियासत भी अब तेज हो गई। सुबह कानपुर पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर
पार्टी की ओर से 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वहीं दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के बाद पुलिस लाइन के सेफ हाउस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मांग अनुरूप मीनाक्षी गुप्ता को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी का पद देने की घोषणा की और साथ में कीड़े ओबीसी ने सहमति भी प्रदान कर दी है। बता दें कि गुरुवार के तड़के ही मनीष को अंतिम संस्कार करा दिया गया। इन सब के अलावा मनीष गुप्ता की मौत का मामला अब इंटरनेट मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के पहले ही पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। गोरखपुर से खबर है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड के 72 घंटे के भीतर एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दरअसल जिस रामगढ़ताल थाने में पुलिस ने मनीष गुप्ता को पीटकर मार डाला, उसी थाने से महज 200 मीटर दूर स्थित मॉडर्न शॉप कर्मचारी की मनगढ़ों ने पीटकर हत्या कर डाली, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं देश भर में चर्चा का विषय बनी मनीष गुप्ता हत्याकांड शहर में दूसरी इस घटना से एक बार फिर हड़कंप पहुंच गया। सरेआम हुई गुंडागर्दी के इलाके के लोग दहशत में हैं, जबकि पिटाई करने वाले आरोपी की तस्वीर भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आज से सरकारी प्राइमरी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। 1 अक्टूबर से 30 मार्च तक स्कूल 9 बजे से 3 बजे तक चलेगा। प्रार्थना सभा और योगाभ्यास 9 बजे से 9:15 बजे तक होगा और इंटरवल 12 बजे से 12:30 बजे के बीच होगा। वहीं आज से सभी स्कूलों के अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर उन्हें बुजुर्गों की मदद करने, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने, उन्हें सक्रिय और व्यस्त रहने की शपथ भी दिलाई जाएगी। लखनऊ में 4 दिनों तक संगठन के रणनीतिकारों से मंथन के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा तय कर लिया है कि विधानसभा चुनाव में वो कैसे बिसात बिछाएगी। प्रदेश चुनाव समिति के साथ हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि इस बार कोई टिकट सिफारिश पर नहीं दी जाएगी। प्रियंका ने फार्मूला बनाया है कि स्क्रीनिंग कमेटी हर जोन में जाएगी, दावेदार की क्षमता परखेगी, संगठन से फीडबैक लेगी और पैनल बनाएगी। पार्टी का लक्ष्य है कि नवंबर तक सभी 403 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी तय कर दिए जाएंगे। राजधानी के पौष इलाके में ठेकेदार की हत्या के लिए अपहरण कर रंगदारी मांगने के आरोप में नतुनवा के निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी और रवि शुक्ला को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन राय ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत के समक्ष बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीष त्रिपाठी का तर्क था कि ये स्वाभाविक है कि कोई फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी से आकर 1 लाख रुपए की रंगदारी कैसे मांगेगा। कोर्ट में हुई बहस के दौरान भी कहा गया है कि किसी भी प्रकार की रंगदारी दिए जाने का प्रयास करने के संदर्भ में पत्रावली फिर कोई सबूत पेश नहीं किया गया। वहीं अदालत ने कहा कि इस मामले में अभियोजन ने किसी भी घायल मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की है। बादा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी ने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए अदालत से सुरक्षा की गुहार लगाई। दरअसल अपने अधिवक्ता के माध्यम से विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई थी। अदालत ने आरोप तय करने और प्रार्थना पत्र पर निर्णय दिए गए 8 अक्टूबर की तारीख नियत की है। आपको बता दें कि साल 1999 में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की ओर से सेंट्रल जेल में छापे के दौरान मुख्तार अंसारी की बैरक से मोबाइल और बुलेट प्रूफ जैकेट मिली थी। अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मथुरा की रिफाइनरी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास एक 14 साल के एक बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बादा में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही 10 कोचिंग सेंटरों में डीआईओएस का छापा पड़ा है, जहां स्कूल टाइम में अवैध तरीके से कोचिंग चलाई जा रही थी और स्टूडेंट स्कूल की जगह कोचिंग जा रहे थे। इस दौरान एक कोचिंग संचालक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रामपुर में पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में जहां अपराधियों की धरपकड़ जारी है, वहीं मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया जा रहा। इसी के तहत पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए महिला समेत 4 लोगों को स्मैक चरस और नकदी सहित गिरफ्तार कर लिया है। खबर अब गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में पुलिस ने मालबोरो सिगरेट कंपनी में लगातार 2 बार चोरी करने वाले 8 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया,
जिनके कब्जे से 5 सिगरेट के कार्टून जिनकी मार्केट की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है और 2 कार भी बरामद किया गया है। वहीं महोबा में दलित युवती के साथ दुष्कर्म के बाद जबरन गर्भवती कराने के दौरान मौत होने के मामले में हड़कंप मच गया। आरोपी युवक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर में मजदूरी के पैसे मांगना एक मजदूर को भारी पड़ गया, जहां स्टोन क्रेशर मालिक के रिश्तेदार ने मजदूर युवक को गोली मार दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। अमरोहा के देहात थाना क्षेत्र में ई रिक्शा को तेज रफ्तार टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें कि कैंटर ने टक्कर मारी है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एटा के सकीट थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में एक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में ट्रेन से कटकर अज्ञात युवक ने जान दे दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करने में जुट गई। बहराइच के कोतवाली नानपारा क्षेत्र में बस में सवारियों के बैठने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद पिकअप में सवार होकर पहुंचे 20 लोगों ने बस ड्राइवर और अन्य लोगों के साथ मारपीट कर लूटपाट भी की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लूटे गए 12,000 रुपए और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। औरैया में आवारा गौवंशों से अपने खेत की रखवाली में लगे किसान गौवंशों से हमले के दौरान बचने के उद्देश्य से तालाब में कूद गए, जिससे कि उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया, जहां युवक का अभी भी इलाज चल रहा है। खबर फतेहपुर से है। फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र में मस्जिद के सदस्य ने विदेशी मौलाना पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है, जो मस्जिद में तालीम लेने आए हिंदू बच्चों और लड़कियों को धर्मांतरण कराने की शिक्षा देता था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी मौलाना को हिरासत में लेकर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। लखनऊ के मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगाने के लिए 200 रुपए वसूले जाते हैं। बिना लाइन लगे अगर वैक्सीन लगाना हो तो 200 रुपए देकर वैक्सीन लगवा दिया जाता है। वहीं अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो सीएमओ के पास पहुंचा। सीएमओ आदेश पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई की बात कही जा रही है। मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र में संरक्षित जीव मगरा मॉनिटर निर्जार्ज में स्थानीय भाषा में गो और गोहिटा कहा जाता है। उन्हें प्रतिबंधित जीव का शिकार कर उन्हें मारकर पकाते समय 2 लोगों को वन विभाग के कर्मचारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। वादा के देहात कोतवाली क्षेत्र में शराब के नशे में एक युवक ने अपने ही परिवार के 14 साल के किशोर को फांसी के फंदे पर लटका दिया, जिसके बाद किशोरी की शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और किशोर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। आगरा के डोकी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद सड़क किनारे शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बलिया के बेलथरा क्षेत्र में गोरखपुर से व्यापारी की हत्या के विरोध में निकला कैंडल मार्च निकाला गया। सैकड़ों व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। साथ ही मृतक व्यापारी मनीष के परिवार की सुरक्षा, 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग जताई जा रही है। कोविड-19 संक्रमण और आगामी त्योहारों को लेकर गौतम बुद्ध नगर में 31 अक्टूबर तक धारा 144 बढ़ाई गई। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अपर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा पांडे ने बताया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल और आगामी त्योहारों गांधी जयंती, नवरात्रि, ईद ए मिलाद, वाल्मीकि जयंती को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए धारा 144 की अवधि बढ़ाई गई है। धारा 144 के दौरान रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक गतिविधि वर्जित रहेगी। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां बिना अनुमति के नहीं होगी।
आगरा के खेड़ा राठौर थाना क्षेत्र में गृह कलेश के चलते एक युवक ने बंद पड़े कुएं में छलांग लगा दी। वहीं उसे बचाने के लिए दूसरे युवक ने भी कुएं में छलांग लगा दी, जिससे कि कुएं में गिरे दोनों युवकों की जहरीली गैस के कारण मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 घंटे की रेस्क्यू के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला। लखनऊ के सुशांत गोल्ड क्षेत्र के विंध्यवासिनी स्कूल में साल भर की फीस जमा करने को लेकर विवाद में स्कूल प्रबंधक ने बुजुर्ग अभिभावक के साथ मारपीट कर पिस्तौल तानकर जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद पीड़ित ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। बरेली की विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत पर इमाम अहमद रजा खा फाजिली बरेलवी का 3 रोजा 103वां उर्स का आगाज 2 अक्टूबर को परचम कुसाई के साथ होगा। दरगाह की तरफ से सोशल मीडिया पर पहले ही पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। वह इस बार भी पहले की तरह कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए उर्स मनाया जाएगा। आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। यूपी में गुरुवार को कोविड-19 के 8 नए मामले सामने आए और राज्य में फिलहाल 159 मरीजों का उपचार चल रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कई मरीज ठीक होकर घर पहुंचे हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2,14,938 सैंपल की टेस्टिंग में 68 जिलों में संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। 8 जिलों में महज 8 नए संक्रमण के मरीज ही सामने आए। बदायूं में पुलिस महानिदेशक राजकुमार के आदेश पर एसएसपी संकल्प शर्मा का तबादला पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट कानपुर में किया गया। वहीं बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अब ओपी सिंह होंगे। अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने रालौद के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित 5 लोगों पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीठ चयन के दौरे पर हैं। पीठ चयन के पेशावर कांड के नायक और स्वाधीनता संग्राम सेनानी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का पैतृक गांव कहा जाता है। रक्षा मंत्री गढ़वाली की पुण्यतिथि पर आयोजित स्मृति कार्यक्रम में मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही यहां बने स्मारक का लोकार्पण और श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। कार्यक्रम में शहीद सैनिकों के परिजनों और वीरचंद्र गढ़वाली के परिजनों को भी रक्षा मंत्री सम्मानित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली है। पुलिस प्रशासन भी पीठ सैन पहुंच गया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि रक्षा मंत्री के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। समारोह के भव्य रूप से आयोजन किया जा रहा है और साथ में कई लोगों को निमंत्रण भी दिया जा रहा है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर के इकलौते बेटे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसका शव जाखंड स्थित एक होटल के कमरे में मिला। युवक ने बुधवार शाम को ही होटल में चेक इन किया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आज पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु के कारणों का पता चल सकेगा। एस कलेर का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। कलेर का बेटा सिकंदर भी इस काम में हाथ बटाता था। अक्सर देहरादून में पेमेंट के लिए सिकंदर जाया करता था। इस बार करीब 15 दिन पहले सिकंदर देहरादून गया हुआ था। नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार ने 4 धाम यात्रा में तीर्थ पुरोहितों के और तीर्थियों की निर्धारित संख्या बढ़ाने के लिए हलफनामे के साथ प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। इस मामले को सरकार की ओर से शुक्रवार या फिर सोमवार को कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए पेश किया जाएगा। पूर्व में हाईकोर्ट ने सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए 4 धाम यात्रा पर लगाई गई रोक को हटा दिया था। केदारनाथ धाम में रोजाना 800, बद्रीनाथ में 1000, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को जाने देने की अनुमति दी गई थी। बृहस्पतिवार को सरकार की ओर से इस आशय का हलफनामा दाखिल कर दिया गया था। सरकार के अनुसार चारों धामों में एसओपी का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। बेहद कम तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बिना ई पास के केदारनाथ धाम जाने की मांग को लेकर श्रद्धालुओं ने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर कुंड में धरना दिया है। उन्होंने कहा है कि बाबा के दर्शनों की चाह लेकर हम यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस उन्हें ई पास न होने की वजह से रोक दे रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार और देवस्थानम बोर्ड से ई पास व्यवस्था को खत्म कर यात्रा को प्रतिबंधित से मुक्त करने की मांग की है।
इस मामले पर डीएम का कहना है कि आगामी 15 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड ई पास पोर्टल पर बुकिंग फुल है, इसीलिए इस दौरान जो भी केदारनाथ जाने की सोच रहे हैं फिलहाल रुक जाएं। बृहस्पतिवार को बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए सैकड़ों यात्री गौरीकुंड हाईवे के रास्ते जैसे ही कुंड पहुंचे तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। पिछले कुछ साल कोरोना महामारी के चलते सभी बड़े कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया था। ये पिछले साल की बात है जब योगी सरकार ने भी एक बड़ा निर्देश जारी किया था। सरकार ने इस साल रामलीला समितियों को खुले में रामलीला का आयोजन करने की अनुमति दे दी है, लेकिन कुछ दिशा निर्देश भी है। आखिर क्या दिशा निर्देश का पालन करना पड़ेगा, रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के चलते सभी बड़े कार्यक्रमों को स्थगित करवा दिया गया था, जिस वजह से दशहरा में होने वाले रामलीला के आयोजन को भी रुकवा दिया गया था। लेकिन हाल ही में योगी सरकार का निर्देश जारी किया गया, जिसमें खुले मैदान में सभी कोरोना प्रोटोकॉल के साथ रामलीला का आयोजन करवाने की अनुमति है। ऐसे तो लखनऊ में करीब 27 रामलीला पंडाल मुख्य रूप से सजते हैं, पर सबसे विशाल आयोजन हर साल लखनऊ के ऐशबाग में रामलीला मैदान में होता है। ऐसे में रामलीला समिति ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और इसी क्रम में विशाल मूर्तियां बनाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि रामलीला समिति द्वारा इस बार उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि रूप में नजर आएंगे और साथ ही मुख्यमंत्री योगी जी की भी आने की संभावना है। 7 दिन के अंदर हम जितनी बढ़िया व्यवस्था कर सकते हैं उतनी बढ़िया व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। और नई चीजें तो इसमें ये रहेंगी कि हम नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हम और बेहतर तरीके से रामलीला का मंचन कर सकें। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे संरक्षक हैं, उप मुख्यमंत्री वो रहेंगे और संभवतः योगी जी भी हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को पारिवारिक सहायता नहीं मिलती है तो जीवन यापन करने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन महिलाएं अपनी हिम्मत, अपने जज्बे से हर सोच को गलत साबित कर रही हैं। ऐसी ही कुछ महिलाओं की कहानी आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने अपने आप को और अपने काम को साबित कर दिखाया है। रिपोर्ट देखिए। इक्कीसवीं सदी में महिलाओं की मजबूती की कहानी जुबानी नहीं बल्कि जमीनी सुनाएंगे, जो महिलाओं को पुरुषों से कम आंकने की हर उस सोच को जख्मी करती नजर आ रही है, जो महिलाओं की क्षमता पर सवाल खड़े करते हैं, उन्हें अपने कामों से जवाब दे रही हैं। और ये जवाब नवाबों की शहर लखनऊ की सहारागंज में ई रिक्शा चालिका मालती दे रही है। मालती सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक रिक्शा चलाती हैं। हालांकि उनका कहना था कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर गेम भी खेली हूँ, लेकिन आर्थिक हालात मेरे सही नहीं थे, इसलिए मैंने ई रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। 3 महीना बंद था ना, 3 महीना गाड़ी खड़ी थी, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। मेरे जो आपके जिला पंचायत हुए, इंस्पेक्टर हुए, आईजी डीआईजी लोग और आपके हमारे यहाँ बाराबंकी के कैप्टन साहब लोगों ने मुझे राशन पानी से लेके नगद कैश तक मेरी मदद की। मालती ही नहीं, लखनऊ की पिपरसन में भी ऐसी ही महिला है, जो पिछले 15 से 20 सालों से पंचर बनाकर अपना जीवन यापन कर रही है, जो पूरे दिन मेहनत करके अपने परिवार के जरूरतों को पूरा कर रही है। लेकिन कोरोना का कितना असर उनके कामों पर रहा, खुद उनकी जुबानी सुनिए। महंगाई की वजह से अब हम लोगों का तो जीवन यापन करना तो बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि जो 300 रुपए कमाएगा और खर्चा 500 रुपए का है महंगाई के हिसाब से। इतनी महंगी चीजें मिलती हैं, साग सब्जी और तेल मसाला जो भी है, तो क्या किया जाए। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। महिलाओं को जिस तरीके स्थितियों की सामना करने पड़ते, उस बीच में मालती की मजबूती की कहानी वाकई महत्वपूर्ण हो जाती है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।